नमस्कार साथियों। 10 जनवरी यानी हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा दिन दिखाया गया जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की संज्ञा देते हैं। मित्रों, हिंदी अपने आप में एक बहुत महान भाषा है और कोई भी भाषा अपने आप में एक संस्कृति की वाहक होती है। निश्चित तौर पर दक्षिण एशियाई देश जिसमें भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों में मूलतः बोली और समझी जाने वाली भाषा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जनमानस में बड़ी समझ होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हलकों ने हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के परिदृश्य के तौर पर स्वीकारा और इसमें उनके इस भाव का भी प्रकटन होता है कि हिंदी के माध्यम से उन्होंने भारतीयता या हिंदुस्तानी तरबियत को भी समझा और सराहा। लेकिन हिंदी की ये यात्रा बहुत आसान नहीं रही। निश्चित तौर पर भारत जैसे देश जिसमें अनेक भाषाएं स्वतः इस देश की संस्कृति का परिचायक होती हैं, उसमें हिंदी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में समझी और बोली जाती है। चूंकि हिंदी की वैज्ञानिकता स्वतः सिद्ध है, अतः खासकर कि हिंदी बोलने वालों और समझने वालों की क्रय शक्ति के विकास के बाद दुनिया ने लगातार हिंदी को अपनाना शुरू किया। मैं यहाँ कुछ बातें बड़े क्षोभ के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत के परिदृश्य में हमारी भाषा के प्रति हमारा ममत्व तो जग जाहिर होता है, लेकिन हम उसकी निष्ठा के उत्थान के लिए वो सब कार्य नहीं करते जो दुनिया में दूसरे देश करते हैं। रशिया में रशियन बोली जाती है। फ्रेंच व्यक्ति से अगर बात की जाए तो वो फ्रांसीसी में ही बात करेगा। ये बात जर्मन के साथ, चीनी के साथ और अन्य देश के लोगों के साथ भी है कि वह अपने देश की मूल भाषा में अपना आधिकारिक और वाणिज्यिक कार्य करते हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें तथा कथित कारणों के कारण, और ये तथा कथित कारण कुछ और नहीं है, हमारे ऊपर एक लंबे समय तक दूसरे देशों के द्वारा, जिसमें मूलतः यूरोपीय देशों के द्वारा शासन किया गया। और इस कारण से हम देखते हैं कि हमारा एक महत्वपूर्ण जनमानस का जो विचार है वो अंग्रेजी के माध्यम से फलीभूत होता आया है। निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा दिया गया है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह दुनिया के एक महत्वपूर्ण पटल यानी भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी न केवल भारत और भारत में बड़े भूभाग जिसमें हिंदी पट्टी के राज्यों और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, वर्मा या म्यांमार कह सकते हैं, इसके अलावा फिजी, मॉरिशस और कई देश जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ऐसे देश जो हाल ही के समय में भारतीय संस्कृति से तारतम्यता रखते हों, चाहे वो ट्रिनिडाड टोबैगो हो या फिर फिजी आइलैंड हो या संयुक्त अरब अमीरात के देश हों। निश्चित तौर पर हिंदी की सार्थकता दुनिया में इसलिए भी अधिक है क्योंकि एक तरफ तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरी तरफ भारतीय परिप्रेक्ष्य से निकले वे NRI या वे लोग जो भारत में न रहकर दूसरे देशों में भारतीयता के माध्यम से अपनी सेवाएं देते आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूँगा
कि भारतीयता का जो व्यापक पैमाना है वो हमें हिंदी देशों के अलावा हिंदी बोलने वालों की और समझने वालों की जो एक बड़ी व्यापक संख्या है वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ ये कह देना बहुत आवश्यक है कि हिंदी जिस तरह से हमारे देश में प्रवंचित है, शायद उस तरह से अन्य देशों में उनकी अपनी भाषाएं या उनकी अपनी मूल भाषाएं नहीं हैं। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा भाव इस बात को कहने का है कि हमारे देश में हिंदी पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसका कई अर्थों में या कई कारणों के कारण ऐसा हुआ होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण ये नजर आता है कि 200-250 वर्षों की जो गुलामी की दास्तान रही, उसमें जो उपलब्ध साहित्य था उसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया। शिक्षा के माध्यम से यूरोप की संस्कृति को हमारी संस्कृति पर थोपा गया और यही नहीं, बाद में हम आज़ाद हो तो गए, लेकिन उस आज़ाद ख्याल में कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का पुट जाता रहा। निश्चित तौर पर कोई भाषा किसी भाषा से कम नहीं है और ना ही किसी भाषा का किसी भाषा के साथ कोई कंपैरिजन या तुलना है, लेकिन निश्चित तौर पर अपनी भाषा पर हर एक को गर्व या गौरव होना चाहिए। भारतीयों में भी यह बात है, लेकिन किन्हीं कारणों, जिसमें अंग्रेजी अवधारणा के अंदर विकसित की गई उस मानसिकता जिसके द्वारा ये समझाया जाना कि भारतीयता में भारत को ही जोड़ने के लिए हिंदी की उपयोगिता शायद सर्व साधारण में स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पर यह पाबंदियां भारत के अन्य राज्यों जिनमें मूल तौर पर हिंदी की समझ उतनी अच्छी नहीं है के कारण अंग्रेजी की तरबियत को महत्वपूर्ण मानकर उसमें बहुत सारे प्रशासनिक और राजकीय कार्य किए गए और इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं थे कि शायद हिंदी पर इतना अधिक समय तक शून्यता की स्थिति में विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी साहित्य हिंदी में शायद उपलब्ध नहीं। वरन जब हम देखते हैं सुदूर एशिया में, चाहे जापान हो, दक्षिण कोरिया हो या यूरोपीय संघ के अनेक देश हैं, वे अपनी मूल भाषा में ही विज्ञान, कला अपनी भाषा में कम ही काम किया गया। कितनी इतर भाषाओं की किताबों की का अनुरूपण या ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया, यह बहुत सोचने वाली बात है। इस परिप्रेक्ष्य में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था और रखा भी गया कि हिंदी बोलने वालों या भारतीय लोगों में जितने लोगों का प्रतिशत हिंदी बोलने वाला है या अन्य देशों में बस रहे भारतीयों जिनकी मूल बोली या मूल पहचान हिंदी से है और जिनका भावनात्मक संबंध अपनी भाषा के साथ तो रहता ही है, अतः हिंदी धीरे धीरे अपनी क्रय शक्ति और अपने प्रति जो स्थान बनाने की प्रक्रिया थी उसमें आगे बढ़ने लगी और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिल्कुल इस बात को मानने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला में शायद अग्रगण्य हूँ कि अमेरिकी देशों या यूरोपीय देशों की भाषाओं को दुनिया के द्वारा स्वीकार किया गया। इसका कारण वहाँ के समाज के द्वारा उस भाषा के प्रति किए गए न्याय के कारण है। हिंदी अन्य भाषाओं की तरह ही बेहद समृद्ध और कई स्तरों पर अति वैज्ञानिक है, लेकिन हम यहाँ ये चर्चा नहीं करते कि हिंदी की स्थिति बदतर क्यों है, बनिस्बत हम
हिंदी की पिछले कुछ वर्षों में या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सुधरी स्थिति पर अब बात करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात पर भी चिंतन करें कि क्यों यूरोपीय भाषाओं को दुनिया में इतना महत्व मिला, क्यों आज आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करते समय यूएसए के डॉलर के बारे में बात करते हैं। इसी तरह हमारे बीते 200-250 सालों में हमने शोध के लिए कोई बहुत अच्छी रचनाएं, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा अध्ययन नहीं किया, और अध्ययन किया भी तो उन विषय वस्तुओं का किया जो अंग्रेजी संदर्भ से संदर्भित थे। अतः हमारी भाषा में अंग्रेजी की उपलब्धता की वजह से हिंदी को गौण माना गया, और इस एक लगभग शून्य जैसी स्थिति में 200 वर्ष का समय निकल जाने की वजह से आज हमारे पास अकादमिक अकाल की स्थिति है। शायद एक शिक्षक होने के नाते भी मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जब हम अपने पाठ्यक्रम को अपनी भाषा में पढ़ाने की बात करते हैं तो कई किंवदंतियां आ जाती हैं, और कई हद तक ये कह दिया जाता है कि यह पाठ्यक्रम या यह विषय वस्तु निश्चित तौर पर हमारी भाषा यानी हिंदी में नहीं बनाई जा सकती। तब जबकि हम एक और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग जैसे नए अभिनव प्रयास कर दूसरी भाषाओं से इतर निकले शब्दों को की वैज्ञानिकता को हिंदी में स्थापित करने के लिए भी तैयार है। इसमें आमजन की नीरसता एक बहुत बड़ा शून्य प्रस्तुत करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमजन, जिसमें सामान्य परिवारों के अंदर पल रहे बच्चों के मस्तिष्क में उनके माँ बाप के द्वारा अंग्रेजी तरबियत या अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को एक अप्रतिम उत्साह के साथ लिया जाता है, और इतर इसके कि हम हिंदी में उस शिक्षा को दें, इस बात को समझें, और बच्चों को बाद में, जैसे हमारी प्रशासनिक सेवाओं में हिंदी वर्ग के छात्र हों या अंग्रेजी वर्ग के छात्र हों, उन्हें बाद में अपनी प्रशासनिक सेवाओं में उस क्षेत्र की भाषाओं को सीखकर भी काम करना पड़ता है। तब जब हम प्रशासनिक हलकों में काम कर सकते हैं, क्यों नहीं हम वैज्ञानिक हलकों में इस काम को करें। यहाँ यह बात भी बहुत बड़ी शून्यता की तरफ लेके जाती है कि हिंदी को बोलने वाले हमारे जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, उनके मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को पढ़ाए जाने का माध्यम आज हिंदी नहीं रहा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो तब होती है जब हम अपने बच्चों से हिंदी के अक्षरों यानी वर्णमाला को पूरा नहीं सुन पाते, और बनिस्बत इसके कि हिंदी के समकक्ष हम अंग्रेजी की बात करें, इतर भाषाओं में हमारे बच्चे शायद ज़्यादा परिपक्वता लेते हैं। इसका एकमात्र कारण हिंदी के द्वारा या हिंदी के प्रति अपने स्तर को गिराकर हिंदी के लिए हमने ही अवसरों की कमी कर दी। अगर हमने मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई को 100% हिंदी में रखा होता तो न केवल हिंदी में अनवरत शोध पैदा होता, और कुछ वर्षों के एक तरह के क्रम के बाद अन्य आने वाले वर्षों में सारा का सारा साहित्य, सारा का सारा पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध होता। ऐसा करने के बाद हम निश्चित तौर पर अपनी पीढ़ी से एक तो लगाव रख सकते थे, और उस पीढ़ी के दर्द को जो अंग्रेजी ना आने की वजह से स्वयं को सिद्धहस्त वैज्ञानिकता और सिद्धहस्त कला के बावजूद भी पीछे के क्रम का समझते हैं, इस मानसिकता को भी धता बता सकते थे। मित्रों, दुनिया में के संसर्ग में अगर हिंदी की प्राथमिकता को देखें तो अनेक देशों में, जिसमें यूरोपीय देश, जिसमें अमेरिकन देशों की बात की जाए या
अन्य देशों जिसमें चीन की भी बात की जा सकती है में भी भारत में उपलब्ध हिंदी को सिखाने का क्रम अब जारी हुआ है। याद करिए, जब हम 1980 और 90 के दशक में किसी भी क्रिकेट मैच का प्रसारण सुनते थे तो अमूमन हिंदी में हमें मैच का आंखों देखा हाल सुनने को कम ही मिलता था। अंग्रेजी में इसकी का माध्यम अधिक उपलब्ध था। तब जब आज के परिप्रेक्ष्य में बीसीसीआई बहुत सुदृढ़ संस्था है और भारत में क्रिकेट एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें बहुत सारा अर्थतंत्र लगा है, तो दुनिया भी उस अर्थतंत्र को समझते हुए खेलों की परिपाटी में खासकर क्रिकेट में हिंदी की बात कह रही है। बड़े खेल प्रसारण संस्थाओं जिसमें टीवी9 हो सकता है, स्टार स्पोर्ट्स हो सकता है, आप देख रहे हैं कि एक बड़ी श्रृंखला में हिंदी माध्यम के द्वारा विश्लेषण, विवेचन और अपने जो खेल संबंधित उत्पादों को ला रही है। एक अवसर है हमें समझने के लिए कि अगर हम अपनी वैज्ञानिक क्षमता को अपनी भाषा में गठित करें। यहाँ एक और समस्या ये भी आ जाती है कि हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं की हम बात करते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम इंग्लिश के विकल्प के तौर पर, अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर एक क्षेत्रीय भाषा और एक राष्ट्रीय भाषा को सीखें। निश्चित तौर पर हिंदी बोलने वाला अगर गुजराती बोलता है तो यह देश में व्यापक भाषाओं के समायोजन की तरफ जाएगा और एक तरह के अलगाववाद को भी खत्म करेगा। कितना अच्छा होता कि मलयाली बोलने वाला हिंदी या संस्कृत को भी अपनाता बनिस्बत इसके कि वो अंग्रेजी से अपने को दूर करता, या अंग्रेजी के द्वारा हमारे बीच में जो संवाद की जो ऐसी स्थिति है जिसे हम दूरी कह सकते हैं, अगर पाटा जाना होता तो अब तक पाटा जा सकता था, बल्कि इसने इस खाई को और बढ़ा दिया। जब हमारी किसी दूसरी भाषा पर निर्भरता इतनी अधिक हो जाती है कि हम अपने स्वयं के स्रोतों और संदर्भों को खत्म कर लेते हैं तो स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। मुझे बहुत खेद ही नहीं, बहुत दुख होता है जब हमारे युवा हमारे धार्मिक ग्रंथों, जिसमें वेदों, जिसमें भगवद गीता, रामचरितमानस और भी कई धर्म ग्रंथों के जो अनुरूपण को अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषाओं में जब होते देखते हैं, उसके माध्यम से भी इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारी भाषा की वैज्ञानिकता या हमारे भाषा के द्वारा प्रवर्तित बहुत सारे ऐसे ग्रंथों जिनमें जीवन सूत्र छुपे हुए हैं, वे भारत की और भारतीयता की और भारतीय भाषाओं की प्रामाणिकता को स्वतः सिद्ध करते हैं। निश्चित तौर पर यह तर्क कि भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाएं कम हैं, यह बात स्पष्टता सही है, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजी द्वारा जन्मजात ऐसी भाषा विकृति के समाज की पैदावार जो पिछले 70 वर्षों के बावजूद भी हमारे समाज में सुचारू रूप से चल रहा है। हिंदी बोलना मतलब आपका जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो कमजोर है। अंग्रेजी बोलना मतलब आपका स्तर बहुत उच्च स्तर का है, जबकि यह कोरा मिथ है। और इस मिथ के साथ हमारे समाज में अपसंस्कृति का जो सृजन किया गया है, उसके लिए भी हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमें अगर अपनी भाषा के समानांतर क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अगर किसी संपर्क भाषा की आवश्यकता भी थी, तो क्यों ना हमने आगे आने वाली पीढ़ियों के बीच में हिंदी को ही संपर्क भाषा के तौर पर विकसित किया, या हिंदी बोलने वाले व्यक्ति उस क्षेत्रीय भाषा को क्यों नहीं सीखकर उसे संपर्क की भाषा बना लेते। निश्चित तौर पर प्रशासनिक सेवाओं में रहने वाले
ऐसे लोग जो दक्षिण भारत में रहकर उत्तर भारत के होकर उत्तर भारत में सेवाएं देते हैं, और यही स्थिति उत्तर भारत के होकर दक्षिण भारत में रहने वाले व्यक्तियों के विषय में होती है, तो वह एक छोटे से कालक्रम में उन भाषाओं को सीख लेते हैं। किसी भी भाषा को सीखना या भाषा को अपनाना कोई अपराध बोध नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को पंगु कर देना या अपनी भाषा के लिए उस तरह के स्थितियों को पैदा करना जो पिछले कई वर्षों के द्वारा हम भारतीयों के द्वारा किया गया है। न केवल भारतीय भाषाओं जिसमें हिंदी भी है उसमें किसी भी तरह के वैज्ञानिक शब्दों की या वैज्ञानिक तर्क की कमी है, न हमारे विपणन की कमी है। कमी इस बात की है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्र प्रेम की आवश्यकता हमें कहीं खलती है। हमें कभी दर्प या दुख नहीं महसूस होता जब हम हिंदी के उपयोग को पूरे भारत में भी समाविष्ट नहीं कर पाते। हमें तब भी दुख नहीं होता कि दूसरे देश का व्यक्ति अपनी मातृभाषा में परिपक्व है और उसके बाद वो संसर्ग और संपर्क की भाषा अंग्रेजी में बोलता है। निश्चित तौर पर भारत के लिए ये स्थिति तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कोई संसर्ग की अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अगर मापें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद क्षेत्रीय भाषाओं और तीसरे दुनिया के देशों की भाषाओं को भी अहमियत दी गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक हलकों में भी भारतीय भाषाओं खासकर हिंदी के उत्थान के प्रति किन्हीं बृहद स्तर पर इसकी बात नहीं दिखती है, बल्कि क्षेत्रीयता बनाम हिंदी का एक ऐसा स्वरूप भी प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है जो राजनीतिक तौर पर भी हमारे देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। भाषाएं किसी भी संस्कृति का माध्यम होती हैं। भाषाओं के बटवृक्ष से लगने वाली बोलियां और वहाँ से उपस्थित होने वाले लोक राग, लोक रंजन के लिए उपलब्ध शब्द व्यंजना को हम अनेक स्तरों पर अनेक प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार के संदर्भों से ग्रसित पाते हैं। लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें भारत जैसे बड़े देश को सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कई अनेक देशों से सीख भी सकते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात विकासशील देश के तौर पर करते हैं तो हमें उनके उस विकास के मॉडल से सीखने की आवश्यकता है या विकास के ढांचे से सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनके द्वारा एक अनेक राज्यों के संघ के तौर पर भी अंग्रेजी एक सर्वमान्य भाषा है। यहाँ हमें इस बात को मनवाने की आवश्यकता है बिना क्षेत्रीय भाषाओं से अलगाव के कि प्रतीकात्मक तौर पर हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता है, न केवल इसे राजभाषा बनाने भर से काम चलने वाला है। यथास्थिति वही रह जाएगी अगर हम इन सब बातों के बाद हम शोध क्षेत्र में अपने ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद या उपलब्ध जो अंग्रेजियत की जो पट्टी हमारे संबंध मस्तिष्क पर 200 वर्षों तक डाली गई उसका कोई फौरी हल नहीं निकालेंगे। और इस फौरी हल के तौर पर निश्चित तौर पर कुछ समय तक और हम इस भाषा को अपने इर्द स्वीकार करें। इस भाषा से मेरा आशय अंग्रेजी का है और उसके बाद हमें सब कुछ अपनी भाषा में पैदा करना होगा। जैसा आज दुनिया का समाज भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत 130 करोड़ लोगों का देश है और जिसका मध्यम वर्ग और जिसका उच्च वर्ग दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद को खरीद सकता है। अतः हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अगले कुछ सालों में, अगले कुछ वर्षों में शनै शनै इस मानसिकता से अपने आप को मुक्त करें
कि राष्ट्र के हित में भाषाओं का कोई वर्गीकरण हो, बनिस्बत इसके कि हम एक स्वर से एक राष्ट्रभाषा का अवनमन करें और एक राष्ट्रभाषा के साथ साथ एक क्षेत्र में उसकी क्षेत्रीय भाषा को भी सर्वांगीण विकास के साथ स्वीकारा जाए, ताकि किसी भी स्थिति में कोई बड़ी दूरी या वैमनस्यता क्षेत्रीय स्तर पर ना पैदा हो भाषा के हलकों में। यद्यपि ये सारी बातें बेमानी होंगी अगर हम अपने पाठ्यक्रम स्तर पर हिंदी को एक व्यापक स्तर पर नहीं लेंगे। हिंदी को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमें जानकर एक तटस्थ भाषा से ऊपर एक महत्वपूर्ण भाषा वाहक और अंकग्राही भाषा भी बनानी पड़ेगी। मुझे बहुत खेद है कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाओं, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज या हमारी जो प्रशासनिक सेवा है, उसमें भी अंग्रेजी हिंदी से इतर ज़्यादा प्रभावी होती है और हिंदी में सोचने बोलने वाला विद्यार्थी अपने आप को हेय महसूस करता है। निश्चित तौर पर संस्थाएं किसी भी तौर पर अगर अंग्रेजी के प्रति अपनी रवायत ज़्यादा दिखाती हैं तो रवायत निश्चित तौर पर हिंदी के प्रति बेवफाई साबित होगी। निश्चित तौर पर किसी भी भाषा को सीखने, उससे समझने और उसमें अपने व्यक्तित्व को प्रसारित करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारतीय भाषा खासकर हिंदी को लेकर अगर हमने समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो हिंदी एक वाणिज्यिक भाषा, हिंदी एक ऐसी भाषा जो क्रय शक्ति का उन्नयन करके भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र या वैज्ञानिक केंद्र के तौर पर नहीं बदल पाएगा। इस बात को अपने मन मस्तिष्क से निकाल देने की आवश्यकता हम उन सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी है कि विद्वत्ता का मतलब अंग्रेजी आना होता है। मुझे क्षमा करें, विद्वत्ता का स्तर अंग्रेजी आना भर नहीं है। उस विषय वस्तु में हिंदी में साहित्य ही उपलब्ध नहीं है और इस अनुपलब्धता के कारण जो खालीपन, जो शून्य पैदा हुआ है, उसकी वजह से हिंदी के छात्रों की स्थिति कमजोर है। अन्यथा अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, अगर हम अभियांत्रिकी की बात करें, अगर हम कला की बात करें और उन सभी संसर्ग विषयों की बात करें जिनमें हम अपने भाषा में अगर एक गुणवत्ता परक हम विषय वस्तु ला पाए तो निश्चित तौर पर यह देश बदल जाएगा। इसके बाद 5 ऐसी बातें हैं जो अगर हम सबने अपने जीवन में अपनाई तो निश्चित तौर पर हम आज जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं वो सार्थकता के साथ मना पाएंगे। एक जो मुझे लगता है, अपनी भाषा खासकर हिंदी में लिखना बोलना शुरू करें। कम से कम अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि और अपनी जो प्रशासनिक पृष्ठभूमि है उसमें हमें जबरदस्त प्रतिक्रियात्मक गति से हमें इसको अपनाना होगा। मैं देखता हूँ कि कई बार हम अपनी परंपराओं को अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है। दूसरा, हमें हिंदी के प्रयोग के लिए या हिंदी के व्यापक प्रयोग के लिए अन्य भाषी लोगों को भी इसमें शामिल करना होगा और इसके लिए उन भाषा बनाम हिंदी का कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा। उस क्षेत्रीय भाषा को भी गुणवत्ता परक साहित्य मिले और हिंदी में उसके साहित्य का अनुवाद वहाँ पर उपलब्ध हो तो निश्चित तौर पर ये स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरा, हम अपने जो सामाजिक संसर्ग है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग में है, उसमें अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें। हो सकता है अंग्रेजी
के माध्यम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हित सधता हो, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ हम इस बात का डंका बजा सकते हैं कि हमें भी अपनी भाषा के द्वारा ही स्वीकार दुनिया वैसे करे जैसे हम उनकी भाषा में उनको स्वीकार करते हैं, तो यह स्थिति अगले कई वर्षों बाद बदली हुई सी हमारे पक्ष में नजर आएगी। चौथा परिप्रेक्ष्य हमारे जो तर्कसंगत विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, उन सब में हिंदी के इतने व्यापक कार्य की आवश्यकता है कि जो कुछ अंग्रेजियत में उपलब्ध है गुणवत्तापरक विषय वस्तु, उस सब को अगले 10 वर्षों में हमने हिंदी में उपलब्ध कराना है। और न केवल हिंदी में उपलब्ध कराना है, उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, उसके लिए किया जाना चाहिए। हिंदी को महज एक हिंदी दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तक ना छोड़ा जाए। पांचवा, विनम्रता से हमें स्वयं पर हिंदी को लेकर अभिमान होना चाहिए। भावनात्मक तौर पर, क्षेत्रीयता के तौर पर और राष्ट्रीय गौरव के तौर पर इसको अगर प्रश्रय मिले और उसके लिए एकाधिकार से जिस पर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को गुणवत्ता के साथ साथ सामाजिक संस्कृति या उनका सामाजिक सम्मान अगर किया जा सकेगा तो निश्चित तौर पर अच्छे हल निकलेंगे। निश्चित तौर पर हिंदी और अन्य भाषाओं का कोई प्रतिस्पर्धात्मक संगणन नहीं है, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि अंग्रेजी के इस छद्म जाल को तोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी के साथ आ जाएं और हिंदी को राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं का भी उद्धार किया जाए। मैं समझता हूँ ये बातें अगर हम कर पाए तो निश्चित तौर पर यह हिंदी को हमारे प्रति सबसे अच्छी नेम होगी। मैं अपने इस विषय पर वाणी को विराम दूं और हिंदी के विषय में इतना ही कहूँ कि नहीं चाहिए किसी संदर्भ में सिर्फ हिंदी का आ जाना। हम सारे संसार को हिंदी चाहते हैं, मनवाना, अपनाना और उसे पाना।